नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा, जिसे लोग ट्रैवल ब्लॉगर समझते रहे, वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया जानकारी भेज रही थी। क्या अब सोशल मीडिया भी हमारे सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बन चुका है? जासूसी अब कोई जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म नहीं रही। ये हमारे आसपास की असली दुनिया में हो रहा है। कभी एक यूट्यूबर, कभी कोई एनजीओ वर्कर, और कभी कोई सरकारी कर्मचारी देश की सबसे संवेदनशील जानकारी दुश्मनों तक कैसे पहुंच रही है, और हम कब जागेंगे? इंडिया अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, घर के अंदर भी जंग चल रहा है। एक ऐसी जंग जहां शब्द, तस्वीरें और डेटा बन चुके हैं सबसे खतरनाक हथियार। इन गहराइयों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी आवाज, डॉक्टर आदित्यन जी। डॉक्टर आदित्यन जी प्रेसिडेंट है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के, और भारत की सुरक्षा नीति के एक सशक्त विश्लेषक। डॉक्टर साहब, आपने कई बार यह बताया है कि असली युद्ध अक्सर बिना गोली लड़े भी लड़ा जाता है। आज हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ हैं इस गंभीर और जरूरी विषय पे बातचीत करने के लिए। आपका स्वागत है इस विशेष एपिसोड में। धन्यवाद हरि प्रकाश जी। आपका आभार हृदय से मुझे आमंत्रित किया अपने मंच पर पुनः। और ये विषय काफी अ, महत्वपूर्ण है जी। कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध हर जगह है, चाहे वो थल पे हो या नभ में हो या जल में हो या वायु में हो या समाचार में हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हो। हर जगह युद्ध लड़ा जाता है। तो एक यूट्यूबर जिसने ट्रैवल ट्रैवल ब्लॉग के नाम पर विदेश यात्राएं की, वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई? देखिए, वो अकेली नहीं है। अभी उसको हिरासत में लिया गया है। उसका नाम ज्योति रानी मल्होत्रा है। वो 32 या 33 वर्ष की युवती है, जो ट्रैवल विद जो नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती थी। जी। और इधर उधर ट्रैवल करके वीडियो बना के, लेकिन कुछ संदेहास्पद बातें उसने की थी। मैं देख रहा था मई 2024 में हम्म। कोई व्यक्ति हैं कपिल जैन करके, उन्होंने एक यूट्यूब नहीं, ट्विटर पर और हम्म। इंस्टाग्राम पे कुछ टिप्पणियां लगाई थी। जी। भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, ये इस महिला का ध्यान रखें, क्योंकि ये पाकिस्तान के उच्चायोग में किसी निमंत्रण से गई वहां पे किसी इफ्तार की पार्टी के लिए। हम्म। और उसके बाद वो पाकिस्तान गई 10 दिन के लिए। और उसके बाद वो कश्मीर गई। और मैंने एक दो उसके वीडियो देखे कि वो पाकिस्तान में जो अटारी वाघा बॉर्डर है उससे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रही है और बहुत खुश है पाकिस्तान जाते हुए कि मैंने पाकिस्तान के भूमि पे प्रवेश किया। और जो भी है, तो ये जो अमन की आशा और मोमबत्ती वाला जो झुंड है, हम्म। उसमें काफी लोग हम्म। ऐसे हैं हम्म। जिनको पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण में किया हुआ है किसी न किसी उपाय के अनुसार। जी। और ये तो हमें जानना है कि प्राचीन समय से गुप्तचर तो हर काल में हुए हैं। बिल्कुल। गुप्तचर हमेशा भेजे जाते थे, प्राचीन काल में भी, युद्ध से पहले। अर्थशास्त्र में काफी वर्णन किया गया है चाणक्य द्वारा। हम्म। कितने तरह के गुप्तचर आंतरिक, राष्ट्र में आंतरिक जानकारी के लिए हम्म। या विदेश में भेजने के लिए, कैसे छात्रों को
विदूषकों को और जो कला और नाट्य में प्रवीण होते हैं उनको कैसे बनाया जाए गुप्तचर, किस प्रकार से व्यापारियों को से गुप्तचरी कराया जाए, वो सारा अर्थशास्त्र में ऐसा वर्णन है। हम्म, हम्म, किंतु भारत के मामले में जो इस समय की बात है, जी, जब हम कहते हैं कि हमारा एक आंतरिक ऐसी सीमा है जिसपे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भारत से, हम्म, 0.5 फ्रंट जिसको कहा गया है, जी, तो उसमें चाहे आप सिने जगत को देख लीजिए, हाँ बिल्कुल। पत्रकारों को देख लीजिए, एनजीओज को देख लीजिए और छात्रों को देख लीजिए। अब इस समय सिर्फ ये ज्योति रानी का को हिरासत में नहीं लिया गया, 6-7 और लोग भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। जी, उसमें एक छात्र है देवेंद्र सिंह ढिल्लों, कैथल से उसको लिया गया। वो पटियाला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था, एमए की पढ़ाई करता था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर में गुरुद्वारा में गया और वहां पे उसका संपर्क हुआ, और हम्म, उसके बाद उसने पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं भेजना शुरू किया। और उसके किसी सामाजिक माध्यम में उसने बंदूकें और पिस्तल की जो चित्र है वो प्रदर्शित किए थे। हम्म, तो ये सिर्फ, हम ये नहीं कह सकते कि जो हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल या पर्यटन वाले हैं सिर्फ वही गुप्तचरी का काम कर रहे हैं। समाज का कोई ऐसा भाग नहीं है जिससे जासूस जी, रिक्रूट किए जाएं। और देखना यह होता है कि कौन सा राष्ट्र है जो जासूसी कर रहा है, हम्म, और उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो कार्यशैली है, जी, वो किस तरह से है। तो इसमें हर हम्म, प्रकार के हर एक वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, कहीं विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता है, और आज के समय में विष पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ज्योति रानी मल्होत्रा की बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी उच्चायोग में ये व्यक्ति था दानिश, हाँ, जिसको अब भारत से निकाल दिया गया है पीएनजी का स्टेटस देके, पर्सोना नॉन ग्राटा, जी, कि आप अवांछित तत्व हैं, आप अवांछित तत्व हैं, आपको 24 घंटे के अंदर निकाला दिया गया है। तो वो उसके साथ लगे हुए थे, और ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसे। तो क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैकग्राउंड जांच होनी चाहिए? देखिए सर, अब मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि सोशल मीडिया जिसको मैं सामाजिक माध्यम कह रहा हूँ, इसमें जो लोग हैं ठीक है वो हैं, लेकिन सिर्फ ये इस बात की गारंटी नहीं है कि सिर्फ यही लोग जासूसी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2010 में एक आईएफएस ऑफिसर थी, बी ग्रेड आईएफएस ऑफिसर, जिनका नाम था माधुरी गुप्ता। वो उर्दू भाषा की प्रकांड पंडित थी, और भारत के इस्लामाबाद उच्चायोग में उनकी नियुक्ति थी। और ये पता चला कि वो वहां पे उनका एक, उस समय उनकी उम्र 53 साल की थी, हम्म, और वो अविवाहित थी। अब पाकिस्तान की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, चाहे वो जीएचक्यू हो या कुछ भी हो, आईएसआई हो, उन लोगों ने उनको फंसा लिया लव जिहाद में, हम्म, एक 30 वर्षीय युवक के साथ, जिसका नाम जमशेद था और जिसको वो जिम कह के बुलाया करती थी। और एक उनका गुप्तचर
ऑफिसर था जिसका नाम राणा था। हम्म। उन दोनों से उनके कथित संबंध थे। तो आप विदेश में हैं, आप अविवाहित हैं, आपका कोई परिवार नहीं है, हम्म। तो आपके पास विश पुरुष भेजे गए थे। और जब ये पता लगा तो उनको किसी बहाने कि यहाँ सार्क की मीटिंग है, उसके लिए आपकी आवश्यकता है क्योंकि आप उर्दू की विशेषज्ञ हैं, हम्म। उनको इस बहाने बुलाया गया। फिर अगले दिन उनको हिरासत में लिया गया। 2 साल वो जेल में रही, उसके बाद उनको बेल मिली। फिर केस चला, फिर 3 साल की सजा हुई, फिर वो हाई कोर्ट में गया केस, तो 14 साल की सजा हुई। लेकिन इस दौरान में उनकी मृत्यु हो गई 64 साल की उम्र पर। तो आप सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड बी आईएफएस ऑफिसर की। इससे पहले भी ऐसे काफी घटनाएं हुई हैं। हम्म। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक चीफ थे, रतन सहगल। उनके बारे में भी काफी ऐसा हुआ था कि वो विदेशी जासूसी संस्थाओं से उनके संबंध थे, और एक महिला से भी संबंध थे, अमरीकी राजनयिक से। और उन्होंने उसको कुछ सेल फोन वगैरह दिए थे, और काफी मतलब उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि ये किस लिए कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने किसी अमेरिकी राजदूत से ये कहा था कि निम्न है, हम्म। मुझे बस गोल्फ खेलने का शौक है और शाम को एक बोतल स्कॉच पीने का शौक है। हम्म। अब आपने अपनी मांगे सामने रख दी, तो उन्होंने वो पूरा कर दिया उनको। हम्म। ऐसे एक और थे, RNAW के ऑफिसर, जिनकी बैकग्राउंड थी सेना से। उनका नाम था रोविंदर सिंह। उनको सेना से भेजा गया था RNAW में। और जब वो RNAW में थे तो पता चला कि वो जासूसी कर रहे हैं। लेकिन उस समय की सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो 2004 में, 2005 में हम्म। वो नेपाल भाग गए और वहां से अमेरिका पहुंच गए। वहां पे उनकी बहन रहती थी, उनको नई आइडेंटिटी दी गई अमेरिका द्वारा, तो वो हमारी पहुंच से भाग गए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो जासूसी की जाती है उसमें सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात नहीं है। अमेरिका के संबंध में कहा जाता है वो अपने पत्रकारों को गुप्तचर रूप से भेजते हैं हम्म। सनसनीखेज संवेदनशील सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए। जी। तो कभी कभी छात्रों को, और जहां तक इस्लामिक राष्ट्र हैं, हम्म। वो अपना जो धार्मिक एंगल है, हम्म। धार्मिक दृष्टिकोण, उससे नियंत्रित करते हैं। ये कई ऐसे हुए हैं हादसे जिसमें उन्होंने भारतीय मुसलमानों को अपना एजेंट बनाया हुआ है। हम्म। इसके भी काफी हुए हैं। अगर आप चीन की तरफ देखें, अभी 5-6 साल पहले एक पत्रकार थे दिल्ली में जिनका नाम था राजीव शर्मा। हम्म। उनको हिरासत में लिया गया था कि चीन उनको पैसा दे रहा था कुछ आर्टिकल्स लिखने के लिए। हम्म। उनको पैसा दिया जाता था और वो सूचना चीन को भेज रहे थे। तो इस मामले में जो हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनको एक अभियान चलाना पड़ेगा कि जितने भी आपके तंत्र हैं जी। उनमें कड़ी नजर रखी जाए, निगरानी रखी जाए। पहले तो जो गुप्तचर संस्थाएं हैं उनके कर्मचारी, क्योंकि उनको भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हम्म। और ये जो सोशल मीडिया का जो नया एंगल है, जी। इस पे भी जो लोग अमन की आशा की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में मैत्री की बात ज्यादा जरा ज्यादा करते हैं, हम्म। जैसे पहले हुआ करते थे कैंडल लाइट मार्चेस,
अटारी वाघा बॉर्डर पे कुछ भी बात हुई, वो अटारी वाघा बॉर्डर पे पहुंच जाते थे। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए। तो क्या डिजिटल इंटेलिजेंस एजेंसी को डिजिटल सर्वेलियंस के लिए नए टूल्स की जरूरत है? देखिए, हमारे आपके पास, भारत सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, RNAW है, और कुछ जिसको टेक्निकल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसके लिए NTRO भी है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हम पर्याप्त धन निवेश कर रहे हैं इन संस्थाओं में? क्योंकि एक बड़ा राष्ट्र है हमारा, और ये जितने भी हैं ये जो बहुत छोटी छोटी संस्थाएं हैं, क्या इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त हैं? और ये बार बार क्यों होता है कि सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे मैंने बताया था इस ज्योति मल्होत्रा के बारे में। हम्म। एक सज्जन है जिनका नाम कपिल जैन है, मैंने उनका एक्स पे देखा, ट्विटर पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, उन्होंने मई 2024 में ये कहा था जी। कि इस महिला पे आप नजर रखिए। मैं देखता हूँ, मैं मेरे पास उनका हाँ, अगर मैंने भी व्हाट्सएप। देखा है। आपने हाँ, कहा था व्हाट्सएप पे, मैंने भी देखा। हाँ। तो ये तो 1 साल पुरानी बात है ये। अभी जो पाकिस्तान के से युद्ध हुआ है, इससे बहुत पहले की 1 साल पुरानी बात है। NIA इंडिया प्लीज कीप क्लोज वॉच ऑन दिस लेडी, शी फर्स्ट विजिटेड एंड attended Pakistani embassy function, then visited Pakistan for 10 days, and now she is heading for Kashmir. Maybe some link behind all the travel with जो उसका पिक्चर लगाया हुआ है। हम्म। तो ये बातें सामने आ जाती हैं। अब मैं माधुरी गुप्ता की बात कर रहा था कि वो पाकिस्तान में उनका लो लेवल जॉब था, वो सेकंड सेक्रेटरी थी इन। दायित्व था वो उर्दू में। लेकिन कहा जाता है कि उससे पहले वो एक बार बाली में भी थी, और मलेशिया में भी उनकी पोस्टिंग हुई थी, और इराक में भी पोस्टिंग हुई थी। तो पाकिस्तान के लोग उनके ऊपर नजर बनाए रखे थे कि इस मुर्गे को कब पकड़ा जाए। तो एक बार वो मास्को जाने के लिए भी बहुत तत्पर थी। और भारतीय राजनयिकों के लिए इस्लामाबाद जाना एक दंड होता है। वहां लोग जाना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो परिवार के साथ नहीं जा सकते, वहाँ बहुत ही उनको प्रताड़ित किया जाता है। किंतु ये महोदया पाकिस्तान जाने के लिए इन्होंने अपना नाम दिया, माधुरी गुप्ता ने। तो इस तरह के जो, जिसको ट्रेंड्स बोलते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनको आपको विश्लेषण करना चाहिए ताकि पता लगे। और भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, इनको नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट हर वर्ष करना चाहिए, हर कर्मचारी पे। तो जब ए, इसकी एक नियमावली बनानी चाहिए कि आपके जो गुप्तचर हैं, जैसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे, हम्म। चाहे आप विष कन्या भेजें या विष पुरुष भेजें। हम्म। अमेरिका ने तो 2-3 बार विष कन्याएं भेजी हैं, वो अमेरिकी राजनयिक के रूप में या कोई एयर होस्टेस के रूप में। इस तरह से भारतीय उच्च अधिकारियों को अपने चंगुल में करने के लिए। और एक बार जब आपकी जो वीडियो बन जाता है या फोटोज ले ली जाती हैं कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, उसके बाद आप गुप्तचर, विदेशी गुप्तचर संस्थाओं के साथ काम करने लग जाते हैं। जब दुश्मन अब बंदूक के बजाय मोबाइल और कैमरा लेकर आता है, तो क्या हमारी सुरक्षा नीति आउटडेटेड हो चुकी है? देखिए, आप ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ ऐसा ही भारत के साथ ही होता है। ये है कि हमें हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और जिसको काउंटर एस्पायोनेज कहते हैं, उस पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसे बहुत ही घटनाएं होती रही हैं। तो ठीक है, सेना पे भी ध्यान देना है, सुरक्षा बलों पे भी ध्यान देना है, अपने आधुनिकीकरण पे, सेना के उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान देना है। लेकिन इसमें गुप्तचर संस्थाओं को, और जिसको काउंटर स्पाइनेज कहा जाता है, उस पर भी ध्यान देना है, उस तंत्र को भी बहुत शक्तिशाली बनाना है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। हम्म, भारत जैसे बड़े राष्ट्र में, जहाँ की आबादी, जनसंख्या जी। 140 करोड़ है, हम्म, आप हर व्यक्ति पे तो नजर नहीं रख सकते ना। तो आपको अपनी जो, जिसको गतिविधियों को ध्यान में रखना है, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो या मॉनिटरिंग सोशल मीडिया की हो, ये काम करना बहुत आवश्यक है। तो क्या साइबर और नैरेटिव वॉरफेयर को टेररिज्म के बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सिर्फ युद्ध सीमा पे नहीं होता है, तो उसको, चाहे आप कहिए, अंग्रेजी में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लैंड वॉरफेयर, वॉरफेयर एट सी, वॉरफेयर इन द एयर। लेकिन उसके अलावा हम्म, आपके और तरह के भी युद्ध या सामरिक कार्यवाही होती है, जिसको बोलते हैं लॉफेयर। ठीक है। और साइबर वॉरफेयर, और आजकल तो स्पेस वॉरफेयर की भी बात हो रही है। तो जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। विरुद्ध, क्या? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। तो जब एक राष्ट्र दूसरे का अ, दुश्मन राष्ट्र बन जाता है, तो वो सिर्फ एक ही गतिविधि द्वारा युद्ध नहीं लड़ते। आपका कोई सीमा पे युद्ध ना भी चल रहा हो, तब भी ऐसी सामरिक गतिविधियां चलती रहती हैं जिससे आप अपने दुश्मन राष्ट्र से कुछ ना कुछ कार्रवाई करते रहते हैं। और इसमें चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, और चाहे साइबर अटैक्स हो, ये चलते रहते हैं। ये नहीं बंद होते, चाहे युद्ध विराम हो जाए सीमा पे, सीज फायर की घोषणा हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि साइबर अटैक्स नहीं भी बंद कर दिए जाएंगे, कि जो आपके गुप्तचर कार्यवाहियां चल रही हैं वो बंद कर दी जाएंगी। वो तो चलते रहते हैं। तो क्या आम नागरिक अननोइंगली इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं? ऐसा भी होता है। जब आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से, हम्म, जो जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं, धर्म संभाव और एक इंडियन है सबका, भारत पाकिस्तान का, सीमाएं नहीं होनी चाहिए, वो तो हमारे भाई हैं, कैसे भी हैं। अरे, ये तो बेकार की बातें हैं। वो आपके सैनिकों को मारने के लिए तत्पर हैं, और आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं कि दोनों राष्ट्रों में मैत्री होनी चाहिए। तो जब आपने इंटेलिजेंसिया में, बुद्धिजीवी वर्ग में अपना नियंत्रण कर लिया, हम्म, अपना प्रचार कर लिया, हम्म, और उनको ब्रेन वॉश कर लिया, हम्म, ये बहुत ही आपका अ, मिसाल का काम है। और सभी राष्ट्र ऐसा करते हैं। तो हमें इस बारे में सोचना है कि हमें इस तरह का जो वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसको कोवर्ट एक्टिविटीज बोलते हैं, इसको कैसे डील करना ज्योति और गजाला जैसे लोग क्या अकेले थे या इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? है। देखिए,
इनको हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन और लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, हम्म। चाहे वो पाकिस्तान के हों या लोकल हों। इनके कुछ सहयोगी हमेशा होते हैं। तो क्या हमें इंटरनल सिक्योरिटी को रिलीजियस और जेंडर न्यूट्रल नजरिए से देखने की जरूरत है? देखिए, आंतरिक सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप आंतरिक सुरक्षा को, जब हम 0.5 फ्रंट की वॉर कहते हैं, तो उसमें आंतरिक सुरक्षा का भी एक भाग है। जी। और आंतरिक सुरक्षा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी। जब पहले युद्ध हुआ करता था, हम्म। 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, तो ज्यादातर सरकार कहती थी कि हम ब्लैकआउट करेंगे। और तब ऐसी सूचनाएं आती थी कि कुछ लोगों ने लाइट्स जलाकर संकेत दिया हवाई आक्रमण के लिए। जी। तो टेक्नोलॉजी तो बदल जाती है समय के साथ साथ, उसके साथ साथ आपके जो अभियान हैं, जो आपकी कार्रवाइयां हैं, वो भी बदल जाती हैं। जी। तो उस बारे में हमें काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। हम्म। और वो काम करती हैं आपकी काउंटर एस्पायनेज एजेंसीज। तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्यादा सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप की जरूरत है? देखिए, सिविल सोसाइटी में काम तो इंटेलिजेंस एजेंसी करती हैं। हम्म। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मॉनिटर करना चाहिए, सिर्फ सिविल सोसाइटी को नहीं, राष्ट्र के हर एक भाग को। अगर आपका कोई साइंटिस्ट है और वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, तो वो भी खतरे से खाली नहीं है। समझ रहे हैं? आपका कोई राजनयिक है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। हमने देखा था कि कई वर्षों तक भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, जो बार्क में काम करते थे, हम्म। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संदेहास्पद अवस्था में हत्या कर दी गई। जी। सैकड़ों मारे गए। जी। सरकार ने क्या किया? पता लगाया किसने मारा है इनको, कैसे मारा गया है, कौन सा राष्ट्र है इनके पीछे। तो इस तरह की बातें जब होती हैं, तो सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। और इस विषय में आपको मैं कहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। भारत के एक माननीय हम्म। साइंटिस्ट थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनका निधन कैसे हुआ? वो भी संदेहास्पद था। हाँ, वो भी सस्पिशस था। वो बहुत ही संदेहास्पद था जी। कि। और उसके बाद एक पुस्तक लिखी गई थी सीआईए के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा। हम्म। उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने उनको मारा था, ये षड्यंत्र था, क्योंकि वो भारत को एक परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहते थे। तो उन्होंने दो व्यक्तियों को मारा था, उनमें एक का नाम था लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे का नाम था होमी जहांगीर भाभा। लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया था 11 जनवरी 1966 को, और होमी जहांगीर भाभा को मारा गया था 25 जनवरी 1966 को। 2 हफ्ते के दौरान में दो व्यक्ति, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, भारत को परमाणु शक्ति में बनाने में सक्षम थे या निर्णय ले सकते थे, उन दोनों का खात्मा कर दिया गया। किस लिए किया गया? अभी तक हमारे पास उसके कोई उत्तर नहीं है। और दूसरी तरफ 1990 में एक वैज्ञानिक को फंसाया गया था, और हम्म। बाद में पता चला कि वो तो कुछ गुप्तचर काम कर ही नहीं रहे थे। उनको इसलिए फंसाया गया कि भारत के जो रॉकेट्स प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसको कैसे हम्म। उसका नपुंसकीकरण किया जाए। तो उसमें जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, नाम्बिया, हम्म।
उनको फंसा दिया गया कि वो स्पाइंग कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा गुप्तचर तंत्र बनाना चाहिए ताकि भारत के हितों को आप सुरक्षित रख सकें। और उसमें धन का निवेश बहुत आवश्यक होता है जी। इन कार्रवाइयों के लिए, क्योंकि जो विदेशी गुप्तचर संस्थाएं होती हैं वो हम्म। प्रलोभन देती हैं, या तो पैसे का, जो छोटे लेवल के कर्मचारी होते हैं, ड्राइवर हुआ या कोई ऑफिस क्लर्क हुआ, उनको पैसा दे के फंसा देते हैं। हम्म। और जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है विष कन्या या विष पुरुष द्वारा। हम्म। और जहां तक इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो धार्मिक भावनाओं के हेतु लोगों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसा कहा गया था कि भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनयिक रहे थे, हम्म। उन्होंने भारत के गुप्तचरों को ईरान में सार्वजनिक किया था, ईरान की सरकार के साथ। हमारे पास और एक प्रश्न और है, और हम्म समय अभी कम हो रहा है, तो कहिए। क्या हमारी चुप्पी ही दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है? देखिए, आप चुप रहें उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम्म। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कार्य नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो आप अपनी कार्यवाही करते हैं उसको सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म। आप ऊपर से चुप रह सकते हैं, लेकिन आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अपनी गुप्तचर संस्थाओं द्वारा, जी। अपनी जो कोवर्ट एक्शंस हैं उनके द्वारा। हर एक चीज को सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक कार्यवाही को, हर एक गतिविधि को सारी जनता से शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म। भारत सरकार और भारत सरकार की गुप्तचर संस्थाओं को जो काम करना है वो चुपचाप करते रहें अपने। कोई उसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, छाती ठोकने की, पीटने की आवश्यकता नहीं कि हमने ये किया। हम्म। किंतु भारत पे जो आक्रमण हो रहे हैं, जो कोवर्ट एक्शंस हैं, उनका भी मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही जाना चाहिए जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दिया गया था। आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि वो अनवेटिंगली पौन न बन सके? देखिए, सबसे पहले तो जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप जरा सावधान रहिए कि किसने आपको फंसाने की कोशिश की है। हम्म। आप लोगों का जो पृष्ठभूमि है वो जानने की आवश्यकता बहुत है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आइडेंटिटी चेक करने की काफी आवश्यकता है, नहीं तो आप भी फंसते जाएंगे धीरे धीरे। या कोई आपके साथ बहुत ही सहानुभूति कर रहा है, या आपको पैसा देने की कोशिश कर रहा है, या कोई और प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है बिना जाने पहचाने। आपको क्या हनी ट्रैप में तो नहीं फंसाया जा रहा? हम्म। चाहे आप महिलाएं या पुरुष, दोनों को हनी ट्रैप में फंसाया जा सकता है। मैंने कहा कि प्राचीन काल में विष कन्याएं होती थी, आजकल विष पुरुष भी होते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है राष्ट्र हित में, क्योंकि आप बिना जाने पहचाने कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि कभी कभी जो कर्मी होते हैं, ऑफिस कर्मी या जैसे ड्राइवर या क्लर्क, इस तरह लोगों से भी आप संवेदनशील सूचनाओं को बाहर भेज सकते हैं। और उनको फंसाया जाता है पैसे के लिए, किसी और काम के लिए। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हम्म। तो सरकार को इसको जरा ध्यान ज्यादा देना चाहिए ताकि
इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम कर रही हैं, हम्म। देखिए, हर विदेशी दूतावास में, हर विदेशी उच्चायोग में कोई ना कोई गुप्तचर जरूर होता है, और उन लोगों को मॉनिटर करना बहुत आवश्यक होता है। तो देश को अब बंदूक से कम और कैमरे और कंटेंट और क्लिक से ज्यादा खतरा है। ज्योति मैं ये मल्होत्रा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। दोनों खतरे हैं। इसमें कोई कोई उच्च श्रेणी या निम्न श्रेणी की बात नहीं है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। आप ये नहीं कहिए कि बंदूक से खतरा नहीं है, सभी से खतरा है। ज्योति मल्होत्रा का मामला हमें ये याद दिलाता है कि देशद्रोह सिर्फ हथियारों से नहीं होता, बल्कि जानकारी और इरादे से भी होता है। और वक्त है भी पहचान। होता है। से भी होता है, से ही नहीं, से भी होता है। भी होता है। अब वक्त है पहचानने का, रोकने का और हर भारतीय को ये सोचने का जिसे वो फॉलो कर रहा है वो किस एजेंडा का हिस्सा है। स्पाइनोज एंड फैंटेसी। स्पाइनेज कोई फैंटेसी नहीं है, एक रियल थ्रेट है। और जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बन रही है, उतना ही बड़ा खतरा बन रही है इंटरनेट जानकारी की चोरी। आज की बातचीत से यह साफ हो गया कि सुरक्षा अब सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जागरूकता से जुड़ा हुआ विषय है। डाटा लीक हो या नैरेटिव मैनिपुलेशन, अब हमें सिर्फ सोचना नहीं, सतर्क भी रहना होगा। डॉक्टर आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अंधेरे कोने पर रोशनी डाली। और सभी श्रोताओं से एक ही अपील है, इन्फॉर्म रहिए, अवेयर बनिए और देश के लिए डिजिटली अलर्ट रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई विचार हो तो आप कमेंट में लिखें, हम लोग उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार। और मैं सिर्फ आखिरी संदेश ये देना चाहूंगा कि प्राचीन काल में हम बात करते थे साम दाम दंड भेद की। जी। ये जो भेद है, हम्म। ये गुप्तचर संस्थाएं करती हैं। ये कभी खत्म नहीं हुआ, और इसके लिए आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। थैंक यू सर।